अमेरिका लगातार यह दावे कर रहा है कि उसने ईरान युद्ध को लगभग जीत लिया है और अब ईरान में नष्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ईरान के पास ना तो अब उसकी नौसेना बची है और ना ही उसकी एयरफोर्स बची है, ऐसा अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। लेकिन यही अमेरिका अब तक हॉर्मुज की खाड़ी को सुरक्षित नहीं कर पाया। आज भी हॉर्मुज की खाड़ी पर ना सिर्फ ईरान का पूरी तरह से कब्जा है, बल्कि ईरान ने इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कमी पैदा हो गई है। दुनिया भर के देशों में तेल की कमी हो गई। क्रूड ऑयल का दाम आज $106 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई होगी और पूरी दुनिया को अब इस युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने कई बार पहले भी आपसे कहा है कि युद्ध तो वहां पर हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन इस युद्ध का जो बिल है वो हम तक आ रहा है। अब हमारी जेब से भी जो पैसा जा रहा है वो इस युद्ध की क्षति का पैसा हम दे रहे हैं। अमेरिका के जीत के इस दावे में सबसे बड़ा लूपहोल यह है कि वो अब हॉर्मुज की खाड़ी को ईरान से सुरक्षित करने के लिए दूसरे देशों से मदद मांग रहा है और इन देशों में ईरान का सबसे करीबी दोस्त चीन भी है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अमेरिका एक प्रकार से मान चुका है कि वो अकेले अपने दम पर इस क्षेत्र को सुरक्षित नहीं कर सकता। अब उसे दूसरों की मदद की आवश्यकता होगी। इसलिए अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली और ग्रीस जैसे अपने सहयोगी देशों से कहा है कि वो हॉर्मुज की खाड़ी को ईरान से सुरक्षित करने के लिए अपने अपने वॉरशिप्स भेजें और अमेरिका की सैन्य सहायता करें। इतने सारे देशों से आप देखिए, ये सारे देशों से अमेरिका ने अब मदद मांगी है हॉर्मुज की खाड़ी को सुरक्षित करने के लिए। अमेरिका क्या कहता है कि इस खाड़ी से जो भी तेल ले जाने वाले जहाज गुजरेंगे वो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई करेंगे। फायदा सबका है और अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो सारे देशों में तेल की कमी हो जाएगी, सारे देशों में महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए अब पूरी दुनिया को मिलकर हॉर्मुज की खाड़ी को सुरक्षित करना चाहिए और एक प्रकार से ईरान के खिलाफ यह जंग छेड़ देनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि वो अमेरिका जो यह दावा करता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है, जो एक सबसे बड़ी सुपर पावर है, जिसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी है और जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उसकी यह विशाल सेना इतने हथियारों के बावजूद, इतने संसाधनों के बावजूद अभी तक ईरान को अपने काबू में नहीं कर पाई और आज हॉर्मुज के लिए अमेरिका को दूसरे देशों की मदद मांगने पर मजबूर होना पड़ा। Nice to have other countries police that with us and will help work militarily with, as far as I'm concerned, we've essentially defeated. देखिए, इस युद्ध की एक और खास बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग हर रोज अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, लगभग हर रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर रोज उनका कोई ना कोई बयान, सुबह उठते ही जैसे ही अमेरिका में सुबह होती है उनका कोई ना कोई बयान टीवी पर आ जाता है। यानी वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो पूरी दुनिया में अपनी बात कह रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री भी लगभग हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि इस युद्ध में कैसे अमेरिका जीत रहा है। बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे अमेरिका के रक्षा मंत्री हो या अमेरिका के दूसरे सरकार के जो अधिकारी हैं वो पूरी दुनिया को यही बताते हैं और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स और बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज इसे प्रसारित करती हैं, ये कहते हुए कि अमेरिका इस युद्ध को जीत रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी लगभग हर रोज कोई ना कोई बयान देते हैं, कोई ना कोई वीडियो जारी करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि कैसे वो इस युद्ध को जीत रहे हैं, उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक ना तो उनके सुप्रीम लीडर का कोई ऐसा बयान आया है जिसमें लोग वीडियो पर उन्हें देख सकें, उनकी आवाज सुन सकें, उनका चेहरा देख सकें। ना ही ईरान की ओर से उनका कोई भी ऐसा सरकार का प्रतिनिधि अभी तक सामने आता है जो इस युद्ध के बारे में ईरान का पक्ष दुनिया तक पहुंचा सके। तो अगर आप देखें तो जो सप्लाई है जानकारी की, हर रोज टीवी पर आकर अपनी बात कहने की, वो जो सप्लाई है वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से बहुत ज्यादा है और ईरान की तरफ से बहुत कम। थोड़े दिन पहले ईरान को शायद इस बात का एहसास हुआ होगा और इसीलिए ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो फिर एक दिन सड़कों पर निकले, लोगों से मिलने लगे, उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे और फिर उनका ये जो वीडियो है वो ईरान ने पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया ताकि लोगों को यह पता चले कि ईरान में भी सब कुछ ठीक ठाक है। अब देखिए, वापस आते हैं उसी मुद्दे पर कि अमेरिका कैसे दूसरे देशों की मदद मांग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि वो समझ चुका है कि अकेले इस युद्ध को लड़ना अब उसके बस की बात नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक अमेरिका के इन तमाम सहयोगी देशों में से कोई भी अमेरिका की सैन्य मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली और ग्रीस ने तो किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता देने से साफ इनकार कर दिया है और ब्रिटेन सहित बाकी देशों ने भी अभी तक अमेरिका को कोई सीधा जवाब नहीं दिया है कि वो मदद करेंगे या नहीं। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभी तक नेटो ने हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का कोई फैसला नहीं किया है। Was erwartet die Welt, was erwartet Donald Trump von einer, sagen wir mal, einer Handvoll oder zwei Handvoll europäischen Fregatten dort in der Straße von Hormuz zu leisten, was die machtvolle amerikanische Navy dort alleine nicht hinbekommen kann? Diese Frage stellt sich mir und bevor wir eine Entscheidung treffen außerhalb des NATO-Gebiets, übrigens
wäre dazu sowohl ein internationales Dach notwendig als auch ein Bundestagsmandat. Das würde ich mir sehr gut überlegen, bevor wir diesen Schritt gehen. Und ich sehe ganz klar dafür keinerlei Veranlassung, das zu tun. Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen, wir wollen diplomatische Lösungen und ein schnelles Ende. तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि उन्होंने ये युद्ध पूरी दुनिया की रक्षा के लिए शुरू किया है, इसके लिए वो पूरी दुनिया का हित देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ना तो नेटो के देश उनकी मदद के लिए आ रहे हैं और ना ही उनके दूसरे सहयोगी देश इस समय उनकी कोई मदद कर रहे हैं। इससे पहले स्पेन भी ये ऐलान कर चुका है कि वो अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा ईरान के खिलाफ। और इनमें से सिर्फ फ्रांस ही अकेला एक ऐसा सहयोगी देश है अमेरिका का जिसने पश्चिम एशिया में अपने एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 10 युद्धपोत भेजे हैं और इस युद्धपोत पर 20 रफाल फाइटर जेट्स तैनात हैं। लेकिन ये युद्धपोत इस युद्ध में अमेरिका की किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। फ्रांस ये कोशिश कर रहा है कि युद्ध के बावजूद हॉर्मुज का रास्ता खुला रहे, यानी फ्रांस एक तरह से अमेरिका की सहायता कर भी रहा है और थोड़ी एक दूरी भी बनाकर रख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना, अमेरिका की सेना, अपने दम पर हॉर्मुज को सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रही। हॉर्मुज की खाड़ी में दुनिया भर के जहाजों के लिए शिपिंग लेन्स यानी समुद्री रास्ता बहुत ही सकरा है, बहुत ही छोटा है और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो लगभग 3.7 किलोमीटर है मात्र। नक्शे पर आप देखिए, ये हॉर्मुज की जो खाड़ी है और जहां आप देख पा रहे हैं एक मोड़ आता है इसमें, जहां पर ये खाड़ी बहुत ही सकरी हो जाती है और वहां पर इसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ लगभग 3.5 किलोमीटर की है। इसे चोक पॉइंट कहते हैं। समुद्री जहाजों को इस रास्ते में मोड़ना पड़ता है और इसी स्थान पर ईरान के बहुत सारे द्वीप और एक पहाड़ी इलाका भी है, बड़ा सा पहाड़ी इलाका है और बहुत सारे द्वीप हैं जो ईरान के कब्जे वाले हैं और इन्हीं जगहों पर ईरान की सेना छिप जाती है और छिपकर इन जहाजों पर हमला कर सकती है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री चोक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। चोक पॉइंट क्या होता है? चोक पॉइंट का मतलब है एक ऐसा सकरा और रणनीतिक रास्ता जहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है और अगर उसे बंद कर दिया जाए तो पूरा ट्रैफिक चोक हो जाएगा। और ये बिल्कुल ऐसी जगह है, मैं नक्शे पर आपको फिर से दिखाता हूं। ये कहने को तो इलाका, इसकी जो चौड़ाई है नक्शे पर अगर आप देख पाएंगे तो सिर्फ 3.7 किलोमीटर की है, लेकिन इसके आसपास जो छोटे छोटे द्वीप हैं और जो पहाड़ी इलाका है उस सब पर ईरान की सेना है और पहाड़ी इलाका होने की वजह से ईरान की सेना को एक एडवांटेज मिलता है कि वो वहां बैठे बैठे एक ऊंचाई से इन जहाजों पर न सिर्फ निगरानी कर सकती है बल्कि इन पर सीधे हमला भी कर सकती है। अब विडंबना देखिए कि अमेरिका की इतनी बड़ी सेना इस छोटे से सकरे रास्ते की रक्षा नहीं कर पा रही। हॉर्मुज के रास्ते की चौड़ाई अगर वैसे आप देखें तो लगभग 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाज के जाने का रास्ता जो जब वो मुड़ता है यहां पर तो सिर्फ 3.7 किलोमीटर के आसपास है। और ईरान की नौसेना कहने को तो अभी बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन वहां का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसके पास कई विकल्प हैं। उनके पास छोटी और तेज रफ्तार वाली बोट्स हैं, उनके पास मिनी सबमरीन्स हैं यानी मिनी पनडुब्बी हैं, ड्रोन्स हैं और यहां तक कि समुद्री माइंस यानी बारूदी सुरंग भी उन्होंने यहां पर बिछाई हुई हैं समुद्र के नीचे, पानी के नीचे। और ये बारूदी सुरंग ऐसी हैं जिनसे बड़े बड़े वॉरशिप्स भी हिल सकते हैं, उन पर भी हमला किया जा सकता है। एक ब्रिटिश संस्था के मुताबिक ईरान हर महीने लगभग 10,000 ड्रोन्स का निर्माण कर सकता है। मतलब उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 10,000 ड्रोन हर महीने के उत्पादन की है। यानी अगर यह युद्ध लंबा चला तो भी ड्रोन्स की लगातार सप्लाई ईरान की सेना के लिए बनी रह सकती है। ऐसा दावा किया गया है कि ईरान के पास लगभग 6,000 समुद्री माइंस हैं और एक समुद्री माइन की कीमत लगभग 1,35,000 रुपए के आसपास है। सोचिए, सिर्फ 1,35,000 रुपए की एक माइन। लेकिन यह माइन हमला ऐसा करती है कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के जो वॉरशिप्स हैं, हजारों करोड़ के, उन्हें भी बहुत गंभीर नुकसान इनसे हो सकता है या बड़े बड़े शिप्स को, बड़े बड़े वॉरशिप्स को ये जो समुद्री माइंस हैं ये डुबो सकती हैं। अमेरिका की नौसेना में 465 वॉरशिप्स और सबमरीन्स हैं, जबकि ईरान की नौसेना में सिर्फ 109 हैं। और अमेरिका यह दावा करता है कि उसने ईरान की नौसेना के ज्यादातर वॉरशिप्स को पानी में डुबो दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन इतने वॉरशिप्स होने के बाद भी अमेरिका के लिए हॉर्मुज में ऑयल और एलपीजी टैंकर्स की रक्षा करना इतना मुश्किल हो रहा है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े रक्षा के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक हर दिन सिर्फ 3 से 4 ऑयल टैंकर्स और एलपीजी टैंकर्स को ही सुरक्षित रास्ता और हवाई सुरक्षा देने में 7 से 8 वॉरशिप्स लग जाते हैं। कुछ समय के लिए तो यह किया जा सकता है कि इन जहाजों के लिए आप हर रोज 7-8 वॉरशिप्स लगा दें इनकी रक्षा करने के लिए, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने के लिए बड़ी संख्या में वॉरशिप्स की आवश्यकता होगी। और इस युद्ध से पहले हॉर्मुज की खाड़ी से हर दिन औसतन 140 शिप्स गुजरते थे। इस पर आप नजर डालिए, पहले हर दिन 140 जहाज यहां से गुजरते थे, लेकिन 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक सिर्फ 17 शिप्स ही यहां से गुजर पाए हैं। 77, माफ कीजिएगा, सिर्फ 77 शिप्स यहां से गुजर पाए हैं 1 से 13 मार्च के बीच। यानी अगर औसत निकालें तो एक दिन में सिर्फ 5 से 6 शिप्स ही यहां से गुजर पा रहे हैं। यानी इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों के ट्रैफिक में लगभग 96% की कमी आ गई है। और यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी है, नाकामयाबी है। कहां पहले 140 शिप्स रोज गुजरते थे और अब 1 से 13 मार्च के बीच सिर्फ 77 शिप्स गुजरे हैं। अब एक दिन में मुश्किल से 5 से 6 शिप्स गुजरते हैं और ये भी वो शिप्स हैं
जिन्हें ईरान की सेना वहां से गुजरने के लिए इजाजत देती है, जिनमें हमारे देश के भी कुछ शिप्स अभी हाल ही में यहां से गुजरकर वापस आए हैं। तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ी नाकामी है, क्योंकि इससे दुनिया भर में तेल का क्राइसिस हो रहा है, एलपीजी का क्राइसिस हो रहा है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और दुनिया भर के जो लोग हैं वो इस युद्ध से कुछ